दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में चुनाव 2027 में है और ये साल है 2025 का। 2 साल अभी करीब करीब चुनाव में बाकी हैं, लेकिन अगर आप पार्टियों की तैयारी के लिहाज से देखें तो लग तो ये रहा है कि जैसे अगले कुछ महीनों में चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा चुनावी मोड पर रहती ही है। अभी अभी उसने उपचुनाव जीते हैं और जिस तरह से चुनाव जीते हैं वो सबकी निगाह में है। तो दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल अखिलेश यादव हैं और अखिलेश यादव के तमाम नेता जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, इतिहास को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हुए हैं और दलित बनाम राजपूत का मुद्दा खड़ा किया है, वो नए सियासी संकेत दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच में मायावती की सक्रियता ने सबके कान खड़े कर दिए। मायावती पिछले दिनों लगातार बैठकें कर रही हैं, अपने संगठन को दुरुस्त करने के लिए, चाक चौबंद करने के लिए सक्रिय दिखाई दे रही हैं। आज भी बीएसपी की एक बैठक हुई और ये बैठक इसलिए खास थी या सबकी निगाहें इसलिए थी इस बैठक पर क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले ही उन्होंने आकाश आनंद को फिर से पार्टी में लिया। आकाश आनंद ने बाकायदा माफी मांगी अपने उस ट्वीट के लिए जिसमें उन्होंने मायावती को एक चुनौती दी थी। लेकिन आकाश आनंद ने इस बात को महसूस कर लिया, अपनी गलती स्वीकार कर ली कि कहीं जो बदमज़गी पैदा हो रही है, जो गलत फहमियां पैदा हो रही हैं उनके और उनकी बुआ जी के बीच में, उसके पीछे कहीं ना कहीं उनके ससुराली पक्ष के लोग हैं। और ये भी हो सकता है कि ससुराल पक्ष के लोग मायावती को लेकर के और अपने दामाद को लेकर के थोड़ा ये चाहते हो कि पॉलिटिकल करियर आगे बढ़े। इसमें कोई गुनाह नहीं है, लेकिन मायावती के अभी रहते हुए और पूर्णतः स्वस्थ हैं, वो सक्रिय भले ही ना हो लेकिन अभी स्वस्थ हैं। उनके स्वस्थ रहते हुए कोई तीसरा ये कैसे उम्मीद कर सकता है कि भाई वो आकाश आनंद आगे बढ़ जाए। आकाश आनंद को बढ़ाने की तो पूरी तैयारी खुद मायावती जी कर चुकी थी। नेशनल कोऑर्डिनेटर उन्होंने बनाया, अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। लेकिन कई बार लगता है लोगों को कि थोड़ा लेट हो रहे हैं, या आकाश आनंद ने जो सलाह ली हो अपने ससुर से, अशोक सिद्धार्थ से, तो उनको लगा होगा कि भाई थोड़ा फास्ट चलना है। लेकिन मायावती बहुत सधे कदमों से चलना चाहती हैं, एक हाथी की तरह बहुत स्लो मोशन में। हालांकि इसको लेकर के भी उनके अपने जो समर्थक वर्ग है उसमें बड़े सवाल खड़े हैं और ये सवाल बेहद जरूरी सवाल है। और ये सवाल नेता से नहीं पूछे जाएंगे तो किससे पूछे जाएंगे? जब दलितों पर अत्याचार हो रहा है और दलित ये मानते हैं कि बीएसपी उनकी पार्टी है, मायावती उनकी नेता है, और नेता ही नहीं उस समाज ने तो उन्हें अपनी देवी भी माना, और एक ऐसी देवी जो उनके अत्याचारों को खत्म करने के लिए, जो उन्हें अधिकार प्रोवाइड कराने के लिए संघर्ष करती है। वो देवी देवता नहीं जो है कि नहीं है, इस पर एक अलग बहस हो सकती है। लेकिन एक ऐसी देवी जो सत्ता में पहुंचने के बाद स्वाभिमान पैदा करती है, जो लोगों को अपने होने का एहसास कराती है, जो एजुकेशन के लिए काम करती है, जो बैकलॉग की भर्तियां करती है, जो बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ती, तो वो एक देवी जिसे माना लोगों ने और किसी भी आलोचना को खारिज किया। ये उनके समर्थकों की अपनी भावनाएं हैं। हालांकि राजनीति में भक्ति नहीं होनी चाहिए, राजनीति में समर्थक होना अच्छी बात है, लेकिन अपने नेता से सवाल हमेशा पूछते रहना चाहिए। जब आप सवाल पूछना बंद कर देते हैं तो फिर नेता मसीहा हो जाता है, सुप्रीमो हो जाता है। और जब नेता सुप्रीमो और मसीहा हो जाता है तो फिर वो कभी अपने सूरत को आईने में नहीं देख पाता। असल में वो लोगों की क्या भावनाएं हैं उसको वो शायद समझना नहीं चाहता, पहचानना नहीं चाहता।
इसलिए जरूरत इस बात की है कि आप समर्थक हों, लेकिन अपने नेता की आंखों में आंखें डाल करके सवाल भी करना सीखें। डॉक्टर अंबेडकर का जो सपना था और उनका जो कहना था, उनका सपना तो था कि राजनीतिक सत्ता में वो दलित, वंचित, बहुजन तबका पहुंचे। बहुजन शब्द का इस्तेमाल किया था, और इसलिए कि अन्याय को मिटाने के लिए आपको सत्ता में पहुंचना जरूरी है। लेकिन वो ये भी कहते थे कि कभी अपने नेता के कदमों में अपनी आज़ादी मत सौंप दो, उससे आपका आत्मविश्वास टूटता है। और ऐसे में जब और नेता अहंकार ग्रस्त होता है, और अगर वो पार्टी कभी कमजोर पड़ती है तो फिर उस समर्थक, उस कार्यकर्ता या उस व्यक्ति पर के पास कोई विकल्प नहीं होता। इसलिए इस बात का एहसास होना बेहद जरूरी है। वो मायावती जो पूरे दलित और बहुजन समाज, सिर्फ दलित नहीं बल्कि बहुजन समाज के लिए एक नायिका के तौर पर उभर करके आती है, लेकिन जब वो खामोश हो जाती हैं तो उनका वही समर्थक वर्ग जो बहुत हार्डकोर है वो खामोश रहता है, बाकी लोग धीरे धीरे निकल जाते हैं। बीजेपी में कुछ चले गए, कुछ समाजवादी पार्टी में चले गए, और पार्टी है कि लगभग रसातल को पहुंच गई। आज विधानसभा में एक विधायक है, बाकी ना लोकसभा में कहीं नहीं। आपके पास कोई संख्या बल नहीं है। लोकतंत्र में बगैर संख्या बल के, बगैर पॉलिटिकल ताकत के आपकी कोई प्रासंगिकता नहीं होती, आपकी कोई पूछ नहीं होती है, देहाती शब्दों में कहें तो। लेकिन ये मायावती हैं, और जिसको मैं बार बार कहता हूं कि मरा हाथी भी 1.25 लाख का होता है। जैसे ही आज उन्होंने बैठक बुलाई, और ये पहले मैं थोड़ा सा बैठक का विवरण दे दूं। ये बैठक उत्तर प्रदेश के तमाम जिले के पदाधिकारियों की थी, उत्तराखंड के जिले के पदाधिकारियों की थी, कोऑर्डिनेटर्स की थी, और इसमें संगठन पर सबसे ज्यादा जोर दिया। एक तो समीक्षा उन्होंने की, मार्च में जो निर्देश दिए गए थे पार्टी को, संगठन को, उसकी उन्होंने समीक्षा ली, और उसके बाद नए सिरे से जिम्मेदारियां तय कर दी उन्होंने। जिम्मेदारियां जो दी वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये जानने के लिए और इसका विश्लेषण करने के लिए। उनके प्रदेश अध्यक्ष ने सीधे तौर पर कहा कि निर्देश ये है कि 2007 की तरह हमें तैयारी करना है। ठीक 20 साल के बाद मायावती उसी मोड में आ रही हैं कि वो अकेले दम पर सरकार बनाए। बहुत सारे लोगों को हंसी आ सकती है ये सुन करके कि वो बीएसपी जो आज 10% के नीचे चली गई है, जिसके पास अब कोई दूसरा जनाधार नहीं बचा एक जाटव समाज के अलावा, वो पार्टी सत्ता में पहुंचने का सपना देख रही है अपनी दम पर। बीएसपी ऐसी पार्टी है कि अगर वो कायदे से लग जाए, और मायावती वो शख्सियत है, मैं उनकी रणनीति के बारे में तो हमेशा से ही उनका बड़ा प्रशंसक रहा हूँ, लेकिन जब वो एक्शन नहीं लेती हैं तो बड़ा दुख भी होता है, इसलिए आलोचना भी करता हूँ, और मैं बहुत मुखरता से आलोचना करता रहा हूँ, और जब भी मुझे कमी दिखेगी मैं वो आलोचना करूँगा, जैसे अखिलेश यादव की करता हूँ, राहुल गांधी की करता हूँ, और नरेंद्र मोदी और जो हिंदुत्व की राजनीति है उसका तो हमेशा से विरोधी रहा हूँ, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने सीधे तौर पर कहा था कि हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र कभी अगर हकीकत में आता है तो ये बहुजन समाज के लिए, वंचित समाज के लिए सबसे बड़ी आपदा साबित होगी। इसलिए इसे किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। तो मैं तो उनके मूल्यों, उनके सिद्धांतों और उनके दिखाए गए रास्ते पर खड़ा हूँ। इसलिए कोई भी नेता आलोचना से परे नहीं होता है। जब आप आलोचना बंद कर देते हैं तो अहंकार उसमें आ जाता है। तो खैर, आज की जो बैठक थी, और मैंने इसलिए कहा कि आप हंस भी सकते हैं कि क्या सपना देखना। सपना तो ये वो पार्टी है जिस पार्टी को बनाने वाले मान्यवर कांशीराम, जो पंजाब के रोपड़ से निकल करके आते हैं, महाराष्ट्र के पुणे जो ज्योतिबा फूले की धरती है, सावित्रीबाई फूले की धरती है, वहाँ पर नौकरी करने जाते हैं। वहीं उनका परिचय डॉक्टर अंबेडकर के साहित्य से होता है, लेखन से होता है, और वहाँ से उनकी जो यात्रा तय होती है कि न शादी करना है, न घर लौट करके जाना है, न संपत्ति जुटानी है। उत्तर प्रदेश में आकर के शून्य से शुरू करने वाले कांशीराम कारवां अपना कहाँ तक लेकर के जाते हैं, मायावती को देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर
देखने के लिए लोग तड़पने लगते हैं। बहुत सारे चुनावी विश्लेषक ये कहते हैं कि अब वो दिन दूर नहीं है जब एक महिला, एक दलित महिला प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेगी और वो मायावती होंगी। वहां तक उम्मीदों को पंख देते हैं कांशीराम, जमीन पर एक बड़ा कैडर तैयार करते हैं, एक ऐसा कैडर जो मरने मिटने के लिए तैयार है। सुबह पहले मतदान, फिर जलपान। अव्वल तो उसके पास कोई नाश्ता नहीं होता है, होता नहीं था। थोड़ा इधर एक मिडिल क्लास पैदा हुआ है जो नाश्ता भी करने लगा है, वरना उसके पास तो जो रोखी सूखी रोटी होती थी। लेकिन कसम उसकी ये थी कि पहले वोट डालेंगे, वोट डलवाएंगे, उसके बाद वो रूखी सूखी खाएंगे। क्योंकि जो स्वाभिमान मिला, रोटी भले ही ना हो, लेकिन जो स्वाभिमान मिला और उस स्वाभिमान, जो चेतना प्राप्त हुई, जो बच्चों को पढ़ाने लिखाने और ये जो चेतना आई, ये जो ज्ञान प्राप्त हुआ, वो इसी राजनीति से और कांशीराम जी के मूवमेंट से। तो वो अपनी पूरी ताकत से लगता था। आज वो हताश है, उसको उठाने, उसको संभालने, उसको संबल देने की जरूरत है और इसके लिए खुद मायावती जी को मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वो ये सपना देख रही हैं, अगर वो चाहती हैं कि पार्टी 2027 में सरकार में आए, और मैं ये कतई नहीं कहूँगा कि पूर्ण बहुमत के साथ आए या कैसे आए, अगर वो ये चाहती हैं ये, तो उन्हें खुद आकर के मोर्चा संभालना पड़ेगा। आज ये जरूर चर्चा हुई बहुत सारे चैनल्स पे कि आकाश आनंद क्यों नहीं दिखाई दिए उस बैठक में। ये विमर्श का विषय नहीं है। मायावती का अपना डिसीजन है, लीडर है वो। उनके जो डिसीजंस है उसकी आलोचना होगी, उसकी जरूर समीक्षा होगी। लेकिन आज उन्होंने क्यों नहीं बुलाया, ये उनका डिसीजन है। जिम्मेदारी कब देंगी, ये उनका डिसीजन है। ये तो उनके नेता भी बातचीत करके तय कर सकते हैं, अगर चाहते हैं कि चंद्रशेखर की चुनौती का वो सामना करें। तो आज ये ज़रूर है कि एक बैठक हुई और उस बैठक में ये एक जो मैंने चेहरे देखे, जो कॉन्फिडेंस लेवल देखा, एक सामान्य कॉन्फिडेंस, एक लूजर का कॉन्फिडेंस नहीं था उनके अपने प्रदेश अध्यक्ष में। और ख़ास बात ये है, मायावती की यही खास बात है कि कभी लूजर वाला टेम्परामेंट उनका नहीं दिखता है। आज भी वो एक दहाड़ती हुई शेरनी की तरह बात करती है और ये बड़ा अच्छा लगता है उनके समाज को, उनके समर्थक वर्ग को। तो वो कभी लूजर वाला कोई टेम्परामेंट नहीं है, हमेशा विनर वाला टेम्परामेंट। और इसी को जो हमें दिखाई दिया, मैं उससे कहता हूँ कि हौसला तो है उड़ान भरने का, लेकिन ये तब तक उड़ान नहीं भरी जा सकती जब तक जमीन पर काम ना हो। जिम्मेदारी दी है और लक्ष्य तय किया है, लेकिन खुद संघर्ष बाहर निकलना होगा मायावती जी को। आकाश आनंद को आगे जिम्मेदारी उनको देनी होगी नौजवान को संगठित करने के लिए। और अगर ऐसा होता है तो एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर बीएसपी उभर सकती है। चुनाव वो जीतेगी, क्या होगा मेरी कोई भविष्यवाणी नहीं, लेकिन बीएसपी में आज भी इतनी कुवत है कि वो एक खिलाड़ी के तौर पर, बड़े खिलाड़ी के तौर पर तो सामने आ ही सकती है। तो बीएसपी के संदर्भ में आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।